चार्ल्स आर फोर्ब्स, ये नाम अमेरिकी इतिहास में लिखा है, लेकिन वीरता के लिए नहीं, बल्कि विश्वासघात के लिए। उनका जन्म 1878 में हुआ था। फोर्ब्स की शुरुआती जिंदगी उस कांड से कोसों दूर थी जो उनकी विरासत बनने वाली थी। उन्होंने कम उम्र में ही सेना ज्वाइन कर ली और अपनी मेहनत से तरक्की हासिल की। उन्होंने स्पेनिश अमेरिकन युद्ध के दौरान फिलीपींस में बहादुरी से अपनी सेवाएं दी। सेवा का जो सफर उन्होंने शुरू किया था, वो जल्द ही एक बुरे मोड़ पर आ गया और उन्हें भ्रष्टाचार और धोखे की राह पर ले गया। पहले विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद अमेरिका के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां आ गईं। लाखों सैनिक अपने घर वापस लौटे, उनके शरीर और मन पर युद्ध के घाव थे। देश के सामने इन घायल सैनिकों की देखभाल की जिम्मेदारी थी। सन 1921 में कांग्रेस ने वेटरन्स ब्यूरो की स्थापना की ताकि सैनिकों के लिए सर्विसेज को एक जगह लाया जा सके और उन्हें बेहतर बनाया जा सके। इस नई एजेंसी के पास बहुत पावर था और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसका बजट बहुत बड़ा था। चार्ल्स फोर्ब्स, जिनके पास मिलिट्री बैकग्राउंड था और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी था, इस क्रूशल एजेंसी का नेतृत्व करने के लिए सबसे योग्य व्यक्ति लग रहे थे। राष्ट्रपति वॉरेन जी हार्डिंग, जो फोर्ब्स के करीबी दोस्त थे, ने उन्हें ब्यूरो का पहला डायरेक्टर नियुक्त किया। हार्डिंग को फोर्ब्स पर बहुत भरोसा था। उन्हें यकीन था कि फोर्ब्स एक ईमानदार और समर्पित व्यक्ति हैं। लेकिन यह नियुक्ति एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई और यहीं से हार्डिंग के राष्ट्रपति कार्यकाल के सबसे बड़े स्कैंडल्स में से एक की शुरुआत हुई। फोर्ब्स के चार्मिंग डिमीनर के पीछे एक लालची और कनिंग दिमाग था। वो वेटरन्स ब्यूरो को अपने लिए फायदा कमाने का मौका समझता था। उसने जल्दी ही करप्ट अधिकारियों का एक जाल बिछा लिया। कॉन्ट्रैक्ट्स, पर्सनल कनेक्शंस और रिश्वत के आधार पर दिए जाते थे। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में ज्यादा पैसे लिए जाते थे और काम घटिया होता था। फोर्ब्स का ये काम उस पर किए गए भरोसे का घोर उल्लंघन था। पहले विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के ऊपर अपने वीर सैनिकों के प्रति एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई। लाखों सैनिक अपने युद्ध के अनुभवों से हमेशा के लिए बदल चुके थे। कई सैनिक ऐसे थे जिन्हें गहरी चोटें आई थीं और उन्हें बहुत इलाज की जरूरत थी, जबकि कई सैनिक शेल शॉक के दर्द से जूझ रहे थे, जिसे आज हम पीटीएसडी के नाम से जानते हैं। देश के सामने इन वीरों की देखभाल करने की एक बहुत बड़ी चुनौती थी और उस समय की व्यवस्था बिल्कुल भी कारगर नहीं थी। 1921 से पहले सैनिकों के मामलों की जिम्मेदारी अलग-अलग सरकारी एजेंसियों के पास हुआ करती थी। इस बिखरे हुए तरीके की वजह से काम में देरी होती थी, भ्रम रहता था और काम ठीक से नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से सैनिकों को परेशानी का सामना करना पड़ता था और उनकी देखभाल भी ठीक से नहीं हो पाती थी। लोगों का गुस्सा बढ़ता गया और उन्होंने एक ऐसी व्यवस्थित प्रणाली की मांग की जो केंद्रित हो और जो देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले वीरों के बलिदान का सम्मान करे। लोगों की मांग पर ध्यान देते हुए कांग्रेस ने 1920 में स्वीट एक्ट पास किया, जिससे सैनिकों की देखभाल के एक नए युग की शुरुआत हुई। चार्ल्स फोर्ब्स का उदय। स्वीट एक्ट के कारण वेटरन्स ब्यूरो बना। ऐसा लगता था कि चार्ल्स फोर्ब्स योग्य थे। राष्ट्रपति हार्डिंग ने उन्हें डायरेक्टर की भूमिका इंटरेस्टेड। इस नियुक्ति ने एक बड़े घोटाले का रास्ता खोल दिया। सेक्शन 3, ए ब्यूरो प्लेग्ड बी करप्शन। हार्डिंग और अमेरिकी जनता को पता नहीं था कि चार्ल्स फोर्ब्स एक काला राज छुपा रहे हैं, एक ऐसी लालच जो उन्हें बर्बादी की ओर ले जाएगी। वो वेटरन्स ब्यूरो को एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि अपने लिए पैसे कमाने का जरिया समझते थे। एजेंसी को मिले हुए बहुत सारे पैसे और कमजोर निगरानी ने उनके लिए गलत काम करने का एक बहुत बड़ा मौका दे दिया। फोर्ब्स ने तुरंत सिस्टम का गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया और अपने आसपास ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को इकट्ठा कर लिया जो उनके जैसे ही लालची थे। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स, जो वेटरन्स के लिए अच्छे से अच्छे अस्पताल और सुविधाएं बनाने के लिए थे, वो काबिलियत के आधार पर नहीं बल्कि पर्सनल संबंधों और रिश्वत के आधार पर दिए जा रहे थे। सामान महंगे दामों पर खरीदे जा रहे थे और उसका कमीशन फोर्ब्स और उनके साथियों को मिल रहा था। घटिया निर्माण की वजह से कई सारे प्रोजेक्ट्स की हालत खराब हो गई।
सेक्शन 1, अ वेब ऑफ डिसीट। चार्ल्स फोर्ब्स पहले एक वॉर हीरो माने जाते थे, अब वो अपने असली रंग में आ गए, एक मास्टर मैनिपुलेटर की तरह। वो बहुत चालाकी से काम करते थे। उनके चार्मिंग फसाड से कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। उन्हें कनेक्शंस की पावर का एहसास था और वो उनका पूरा फायदा उठाते थे। वो बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, यहाँ तक कि फेलो वेटरन्स से भी रिलेशनशिप बनाते थे और उन्हें अपने जाल में फंसा लेते थे। फोर्ब्स का तरीका सिंपल था लेकिन इफेक्टिव था। वो उन बिजनेसेस को लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स देते थे जो अपने बिड्स बढ़ाकर बताते थे, जिससे उन्हें और उनके साथियों को मोटा किकबैक मिलता था। ये बिजनेसेस पैसा कमाने के लिए एथिक्स या रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल कर मान जाते थे। वेटरन्स ब्यूरो, जो कि वाउंडेड सोल्जर्स के लिए होप की किरण होना चाहिए था, वो फोर्ब्स और उसके साथियों के लिए पैसे कमाने का जरिया बन गया। भाग 2, भ्रष्टाचार का लूट। फोर्ब्स के स्कीम्स से जो गलत तरीके से कमाई हुई थी वो बहुत ज्यादा थी। लाखों रुपये जो वेटरन्स की देखभाल के लिए थे, वो सब चुरा लिए गए। फोर्ब्स बहुत ही आराम से रहता था, महंगे कपड़े, छुट्टियां और एक प्राइवेट यॉट में पैसे उड़ाता था। उसका ये फिजूल खर्ची स्ट्रगलिंग वेटरन्स का अपमान था। भाग 3, आंख बंद करके। वेटरन्स ब्यूरो में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा और खुलेआम था। फोर्ब्स बिना किसी डर के काम करता था। उसने अपने आसपास महत्वपूर्ण पदों पर वफादार लोगों को रखा था। ये लोग धोखाधड़ी को अनदेखा करते थे। हार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी गलत काम को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। इस माहौल ने फोर्ब्स को बिना रोक टोक अपने षड्यंत्र जारी रखने की अनुमति दी। भाग 4, दीवारों में दरार पड़ने लगी। फोर्ब्स कितना भी केयरफुली चालाकी से काम क्यों न करे, उसकी चालाकी अब सबके सामने आने लगी थी। वेटरन्स ब्यूरो में करप्शन के रूमर्स हर तरफ फैलने लगे। विसल ब्लोवर्स ने सच दिखाने के लिए अपनी नौकरी दांव पर लगा दी। ऐसे ही एक विसल ब्लोवर थे, अर्नेस्ट विटनी। भ्रष्टाचार की बू को हमेशा के लिए छुपाना मुश्किल होता है। फोर्ब्स के गलत कामों की अफवाहें फैलने लगीं। जर्नलिस्ट्स को इन एलिगेशंस का पता चल गया। उन्होंने पैसे के लेन देन को फॉलो करते हुए वेटरन्स ब्यूरो तक का रास्ता खोज लिया। बार बार एक ही नाम सामने आ रहा था, चार्ल्स क्रेमर। धीरे धीरे प्रेस की तरफ से दबाव बढ़ता गया और लोग भी गुस्सा होने लगे। आखिरकार सरकार को कुछ करना पड़ा। 1923 में प्रेसिडेंट हार्डिंग, जिन पर पहले से ही अपने प्रशासन में भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, उन्होंने अनिच्छा से वेटरन्स ब्यूरो की जांच के आदेश दिए। यह जांच का काम सीनेट कमिटी ऑन पब्लिक लैंड्स एंड सर्वे को सौंपा गया, जिसके प्रमुख वायोमिंग के बहुत ही सख्त सेनेटर जॉन बी केंड्रिक थे। सीनेट की सुनवाई मीडिया के लिए बहुत बड़ी खबर बन गई। गवाहों ने वेटरन्स ब्यूरो के अंदर फैले भ्रष्टाचार के बारे में गवाही दी, जिसमें उन्होंने रिश्वत, धोखाधड़ी और कुप्रबंधन के उदाहरण बताए। क्रेमर कड़ी पूछताछ के दबाव में ब्रोकन। उसने फोर्ब्स की योजनाओं के बारे में सब कुछ बता दिया और अपने पुराने बॉस को इस घोटाले में फंसा दिया। फोर्ब्स, जो शुरू में अड़ियल था, अब खुद को अकेला और बदनाम पाता है। जब वेटरन्स ब्यूरो के भ्रष्टाचार का पता चला तो पूरे देश में हलचल मच गई। अमेरिकी लोग बहुत दुखी हुए कि जिन लोगों को युद्ध के नायकों की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उन्होंने इस तरह से उनका विश्वास तोड़ा। जो वेटरन्स पहले से ही आम जीवन में वापस आने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उन्होंने खुद को ठगा हुआ और अकेला महसूस किया। इस स्कैंडल ने लोगों के सरकार पर से विश्वास हिलाकर रख दिया। देश भर के अखबारों ने फोर्ब्स और उनके साथियों के लालच और निर्दयता की निंदा करते हुए तीखे एडिटोरियल्स छापे। पॉलिटिकल कार्टून्स में फोर्ब्स को एक गिद्ध के रूप में दिखाया गया जो वेटरन्स के दुखों का फायदा उठा रहा है। यह स्कैंडल हर तरफ चर्चा का विषय बन गया, यहां तक कि आने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पर भी इसका साया पड़ गया। हार्डिंग, जो पहले से ही हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे थे, इस स्कैंडल से बहुत प्रभावित हुए, जिसने उनकी विरासत को दागदार कर दिया और उनके प्रेसिडेंसी पर एक काला साया डाल दिया। सबूत इतने ज्यादा थे कि फोर्ब्स ने वेटरन्स ब्यूरो के डायरेक्टर के पद से 1923 में इस्तीफा दे दिया। उसके बाद उन पे सरकार को धोखा देने की साजिश रचने का इल्जाम लगा। 1924 में उनका मुकदमा
मीडिया में बहुत चर्चा का विषय बन गया। प्रोसिक्यूशन ने बहुत सारे सबूत पेश किए, जिसमें डॉक्यूमेंट्स और उनके साथ काम करने वालों के बयान शामिल थे। फोर्ब्स, जो कभी एक सम्मानित युद्ध नायक थे, अब एक अपराधी बन चुके थे। जूरी ने फोर्ब्स को सभी आरोपों में दोषी पाया। उन्हें 2 साल की सजा हुई और $10,000 का जुर्माना लगा। क्रेमर, जो उनके सबसे करीबी आदमियों में से एक थे, उनका भी यही हाल हुआ। उन्हें भी 2 साल की जेल हुई। वेटरन्स ब्यूरो कांड चार्ल्स फोर्ब्स के पतन की कहानी थी। उनका नाम, जो वीरता और सेवा का प्रतीक हुआ करता था, अब भ्रष्टाचार और विश्वासघात का प्रतीक बन गया था। जहां एक तरफ कानूनी कार्यवाही से न्याय हुआ, वहीं फोर्ब्स की गद्दारी की असली कीमत उन लोगों की जिंदगी से चुकाई गई जिनकी रक्षा की उन्होंने कसम खाई थी। युद्ध के शारीरिक और मानसिक जख्मों से जूझ रहे वीर सैनिकों ने खुद को जरूरी देखभाल और मदद से वंचित पाया। अस्पताल, जो हीलिंग के मंदिर होने चाहिए थे, सरकार के टूटे वादों की याद दिलाते रहे। घटिया निर्माण की वजह से हालात बद से बदतर हो गए। छतों से टपकते पानी ने गलियारों को मुश्किल रास्तों में बदल दिया, जबकि नाकाफी गर्मी के इंतजाम की वजह से सर्दियों में वार्ड ठंडे पड़े रहते। मुनाफे के लिए चुराई और बेची गई जरूरी दवाइयां अक्सर उपलब्ध नहीं होती थीं, जिसकी वजह से वीर सैनिकों को बेवजह दर्द और तकलीफ सहनी पड़ती थी। इसका मनोवैज्ञानिक असर भी उतना ही भयानक था। इस कांड ने उस भरोसे को तोड़ दिया जो वीर सैनिकों ने सरकार में रखा था, जिससे कई लोग खुद को ठगा हुआ और अकेला महसूस करने लगे। वेटरन्स ब्यूरो स्कैंडल सिर्फ पेसन की धोखाधड़ी नहीं थी। ये तो अमेरिकन लोग और उनकी गवर्नमेंट के बीच भरोसे के तोड़ने जैसा था। ये सोचना भी कि एक वॉर हीरो, जिसको देश के लिए इतना सैक्रिफाइस करने वालों की भलाई सौंपी गई थी, वो इतनी खुलेआम घोटालेबाजी कर सकता है, यह देखकर पूरे देश का दिल ब्रोकन। ये स्कैंडल ऐसे समय पे आया जब सामाजिक और राजनीतिक बदलाव बहुत हो रहे थे। देश अभी भी पहले विश्व युद्ध के बाद संभाल ही रहा था। वर्ल्ड में अपनी न्यू जगह बनाने की कोशिश कर रहा था और इकोनॉमिक डिफिकल्टीज फेसिंग रहा था। लोगों को उम्मीद थी कि हार्डिंग गवर्नमेंट स्टेबिलिटी ब्रिंग और सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन उन्हें मिली एक ऐसी गवर्नमेंट जो घोटालेबाजियों, चमचगिरी और जनता के विश्वास को पूरी तरह से नजरअंदाज करने में एंगेज्ड। इस वेटरन्स ब्यूरो स्कैंडल का बहुत ज्यादा गुस्सा पब्लिक में था और इसका असर बहुत दूर तक गया। इसने गवर्नमेंट के प्रति लोगों के मन में एक तरह का शक पैदा कर दिया और ये भावना कई दशकों तक बनी रही। इस स्कैंडल ने इस धारणा को और मजबूत कर दिया कि पावर के नशे में लोग करप्ट हो जाते हैं और जो लोग अथॉरिटी में होते हैं, वे पब्लिक की सेवा करने से ज्यादा अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। इस स्कैंडल का गवर्नमेंट ओवरसाइट और अकाउंटेबिलिटी पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। इस स्कैंडल के बाद लोगों ने गवर्नमेंट से ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने और फ्यूचर में होने वाले ऐसे अब्यूजेस को रोकने के लिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस बनाने की मांग की। हालांकि ये रिफॉर्म्स बहुत धीरे धीरे आए, क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक ढिलाई और जो लोग स्टेटस क्वो से फायदा उठा रहे थे, उन्होंने इसका विरोध किया। ये वेटरन्स ब्यूरो स्कैंडल ने यूनाइटेड स्टेट्स में वेटरन्स अफेयर्स के इतिहास पर एक गहरा साया छोड़ा। ये अकाउंटेबिलिटी और ओवरसाइट के महत्व की याद दिलाता है और एक ऐसी सरकार की जरूरत की याद दिलाता है जो अपने देश की सेवा करने वालों की जरूरतों को प्राथमिकता दे। इस स्कैंडल ने करप्शन की मानवीय कीमत को भी उजागर किया, ये दिखाते हुए कि कैसे लालच और सत्ता का दुरुपयोग समाज के सबसे कमजोर लोगों के लिए विनाशकारी परिणाम ला सकता है। जबकि वेटरन्स ब्यूरो स्कैंडल अमेरिकन हिस्ट्री का एक काला अध्याय बना हुआ है, यह मानव भावना के लचीलेपन का भी प्रमाण है। विश्वासघात और कठिनाई के बावजूद वेटरन्स ने अपने अधिकारों के लिए वकालत करना जारी रखा और बेहतर देखभाल की मांग की। उनके अथक प्रयासों से आने वाले दशकों में वेटरन्स हेल्थ केयर और बेनिफिट्स में महत्वपूर्ण सुधार हुए। इस वेटरन्स ब्यूरो स्कैंडल ने अमेरिकन हिस्ट्री पर एक दाग छोड़ दिया।
जो दर्शाता है कि कैसे अच्छे से अच्छे काम में भी करप्शन फैल सकता है। चार्ल्स फोर्ब्स, जो एक सम्मानित युद्ध नायक थे, विश्वासघात का प्रतीक बन गए। उनका नाम लालच और सत्ता के दुरुपयोग का पर्याय बन गया। इस स्कैंडल ने हार्डिंग प्रशासन की प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया और उनकी विरासत पर एक काला साया छोड़ दिया। इस स्कैंडल का फोर्ब्स के निजी जीवन पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। एक समय पर सम्मानित व्यक्ति वो समाज से बहिष्कृत कर दिए गए। जिन लोगों ने कभी उनकी प्रशंसा की थी, उन्होंने ही उनसे मुख मोड़ लिया। इस स्कैंडल के बोझ तले उनकी शादी टूट गई और उन्होंने अपना आखिरी समय अकेलेपन में बिताया, अपने किए की सजा भुगतते हुए। जो व्यक्ति कभी पूरे देश का विश्वास और प्रशंसा पाता था, उसकी मृत्यु एक टूटे और बदनाम व्यक्ति के रूप में हुई। भले ही ये वेटरन्स ब्यूरो स्कैंडल अपने समय की घटना थी, लेकिन आज भी 21वीं सदी में इसकी गूंज सुनाई देती है। ये घटना हमें चेतावनी देती है कि अनचेक्ड पावर कितना खतरनाक हो सकता है, लालच का असर कितना बुरा होता है और पब्लिक ट्रस्ट को बचाए रखना कितना जरूरी है। ये स्कैंडल ये भी दिखाता है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में करप्शन कितनी आसानी से फैल सकता है, खास तौर पर तब जब बड़े पदों पर बैठे लोग पब्लिक गुड की जगह अपने फायदे को अहमियत देते हैं। वेटरन्स ब्यूरो स्कैंडल के बाद के दशकों में गवर्नमेंट एजेंसीज में भ्रष्टाचार और मिसकंडक्ट के कई और मामले सामने आए हैं। हालांकि इन स्कैंडल्स का स्तर अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये सभी विजिलेंस, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की जरूरत पर जोर देते हैं। फोर्ब्स अफेयर से मिले सबक आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि आज़ादी की कीमत हमेशा सतर्क रहना है। ये वेटरन्स ब्यूरो वाला कांड हमें याद दिलाता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई हमेशा चलती रहेगी। ये सरकार और जनता सबकी जिम्मेदारी है कि जो लोग सत्ता में हैं, उन्हें जवाबदेह बनाएं और ये सुनिश्चित करें कि सरकार ईमानदारी और पारदर्शिता से काम करे। जनता को हमेशा सतर्क रहना चाहिए, अपने नेताओं से जवाबदेही की मांग करनी चाहिए और भ्रष्टाचार के छोटे से छोटे संकेत को भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। पत्रकार भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने और सत्ता में बैठे लोगों को जवाबदेह बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। चाहे मामला कितने भी ताकतवर व्यक्ति या संस्था का क्यों ना हो, उन्हें गलत कामों की जांच करते रहना चाहिए और उन्हें उजागर करना चाहिए। स्वतंत्र प्रेस एक महत्वपूर्ण पहरेदार के रूप में काम करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार उन लोगों के प्रति जवाबदेह बनी रहे जिनकी वह सेवा करती है। शायद वेटरन्स ब्यूरो स्कैंडल की सबसे बड़ी सीख ये है कि हमें अपने देश के लिए जान कुर्बान करने वालों के बलिदान का हमेशा सम्मान करना चाहिए। जो वेटरन्स हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं, वे हमारे अटूट समर्थन और कृतज्ञता के पात्र हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें वो देखभाल और लाभ मिले जिसके वे हकदार हैं और उनके बलिदानों को कभी भुलाया या अनदेखा न किया जाए। वेटरन्स ब्यूरो स्कैंडल ने अपनी तमाम बुराइयों के बावजूद एजेंसी के भीतर सकारात्मक सुधार और वेटरन्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक नई प्रतिबद्धता जगाई। ये हमें याद दिलाता है कि मुश्किलों के बावजूद प्रगति संभव है और न्याय और जवाबदेही की खोज कभी बंद नहीं होनी चाहिए। हमारे वेटरन्स के बलिदान इससे कम कुछ नहीं मांगते।